हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये वीडियो आप सबके लिए है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आप सब लोगों ने ये लाइन तो सुनी होगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। दिस ब्यूटिफुल लाइन हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगी। आपके सामने लाइफ की सारी लग्जरीज रख दी जाए और आपके सामने हो एक ऐसी कुदरत की खूबसूरती, नेचर की ब्यूटी, जिसको कि आप देखकर इतना ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स आपको वो जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो जी हाँ, ये उस टाइम की पोइम है जब गैजेट्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखती थी। व्हाट मैटर्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग वाज द ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसकी की रियल ब्यूटी से सबको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, खुशी, प्रॉस्पेरिटी मिलती थी, और जहाँ जो आजकल कहीं हमारी लाइफ से गुम हो चुकी है। तो चलिए इस पोइम को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। एज यू ऑल कैन सी इन दिस स्लाइड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। इस पोइट का नाम याद रखें। और मैं आपको एक फैक्ट शेयर करूंगी जॉन कीट्स के बारे में। John Keats, he died at the age of 28, and it is said he was the youngest poet. He died of tuberculosis, and in this poem, we get to know he has talked about let us all return to the nature. एक टाइम आएगा कि नेचर को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं, जब नेचर खत्म होनी शुरू होती है, तो हम फिर वही टाइम चाहते हैं कि हम नेचर के पास वापस जाएं, और ये पोएम उसके रिलेटेड है। इट वॉज रिटन एंड कंपोज्ड इन द रोमांटिक पीरियड। नाउ रोमांटिक पीरियड से आपका सोचना होगा शायद पता नहीं कोई रोमांस चल रहा होगा। द पीरियड विच वॉज डिवॉइड ऑफ एनी वॉर्स, जिसमें कोई वॉर्स नहीं होती थी, जिसमें सिर्फ पीस की बात होती थी, शांति की बात होती थी, नेचर के पास रहने की बात होती थी। दैट पीरियड वॉज कॉल्ड एज द रोमांटिक पीरियड। और इस पीरियड में पोइट्स ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे गए, बहुत सारी राइटिंग्स लिखी गई, पोइट्स के द्वारा कंपोज की गई। इवन ऑथर्स, novelists, they all came into this period and they wrote a very good writings during this romantic period. तो चलिए चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस पोएम, एंड उसके बाद मैं सिंबॉलिक मीनिंग कराऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, एंड देन हम चलेंगे लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ, और लास्ट में द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स। So, A Think of Beauty is a poem taken from the poem entitled Endymion. ये आपको जरूर आना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि कई जो पोइट्स थे रोमांटिक पीरियड के, उन्होंने अपनी बुक्स पब्लिश की हुई थी, उनमें से ये पोएम निकाल के लिखी गई है, एंड इट इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। द पोइट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। एक जो ब्यूटी है वो एंडलेस जॉय देती है, जैसे कि एक फाउंटेन चल रहा है, माउंटेन्स की ब्यूटी है, winters are going on, so you can see the scenic beauty of nature these days. It's giving an endless joy. It has eternal beauty which never fades away. ये ऐसी ब्यूटी है जो कभी फेड अवे नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। इट इज एन एंडलेस ब्यूटी, बिकॉज जितना मर्जी आप देखते जाओ, आपको ये सीनिक ब्यूटी बहुत पसंद आएगी। A beautiful thing is like a shady shelter which gives us sleep, full of sweet dreams, good health and relaxation. ये एक शेडी ट्री की तरह है। A beautiful thing is like a shady tree. ये आपको शेल्टर देती है। It also gives you sleep and it is full of sweet dreams. इससे आपको you get sweet dreams when you see something very beautiful. It also provides you good health and relaxation. तभी तो हम लोग कहते हैं कि जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं गो टू सम हिल स्टेशन, गो टू सम natural beauty area where you can rejuvenate yourself, where you can relax yourself. So this is what the poet has tried to emphasize over here. Next, the poet says, our attachments to the earthly things are like a flowery wreath. हमारी attachment जब हम materialistic things के साथ करते हैं तो एक flower की तरह होती है, एक ऐसे band की तरह होती है। They are traps which bind us to the materialistic things and keep us away from eternal happiness. वो एक ट्रैप होता है कि हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स में जब फंसते जाते हैं तो हमें वो इटर्नल हैप्पीनेस मीन्स लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करती है। लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस आपको तभी आती है जब आप नेचुरल चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी लैप में रहते हैं,
That is what we keep on watching. Many people turn to, they turn to saintly people. The reason is what? They do not like the materialistic things at all in their life. The earth is full of hatred, greed, and negativity. Yes, the poet has emphasized that the earth, which is full of hatred, नफरत से भरी, ग्रीड है, यहाँ लस्ट है, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स है, किसी के बारे में अच्छा कोई सोचता नहीं है, कोई बंदा प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में जेलसी वाला मोड, नेगेटिव थॉट्स बहुत सारी पिन पॉइंट कर किया जाता है उसको. So here, according to the poet, the gloom and sadness caused by this negativity fades away with the positive vibes of the beautiful things that surround us. पोइट कहता है ये जो ग्लूम है, सैडनेस है, ग्लूम का मतलब भी सैडनेस ही होता है, ये क्यों चली जाती है? ये एकदम से हमारी लाइफ में तब जाती है जब हमारी लाइफ में हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है. और वो पॉजिटिव वाइब्स कब आती है? जब हम अपने आसपास कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं. जब भी ये कहा जाता है साइकोलॉजी में, आप एक इंसान बहुत उदास होता है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करता है, तो टेक अ वॉक इन द लैप ऑफ नेचर. क्योंकि नेचर आपको पॉजिटिव बनाती है, आपकी सोच अच्छी बनाती है. इट गिव्स यू स्माइल, द रीजन टू स्माइल बैक. The poet lists out some beautiful things that surround us. As the saying goes, beauty lies in the eyes of the beholder. He says that the numerous creations of God, like sun, which gives us energy, the moon's beauty, trees which give us shade, are the natural beauties around us. अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है? जो नेचुरल ब्यूटी है पूरे यूनिवर्स की, जैसे कि सन, मून, trees, and water, like animals, sheep, all these things, they give us happiness, they give us positivity. The pretty flowers like daffodils make the world green and lively. वर्ड्सवर्थ की बड़ी फेमस पोइम थी डेफोडिल्स, तो उसमें से ही ये लाइन है. जो डेफोडिल्स जैसे फ्लावर्स भी हैं, और द you see all the green things around you, they all give you happiness. Here the flowing streams of water also have been talked about. They refresh you during the summer season. Forest gives you lots of happiness. And all these, the stories of the brave soldiers, they tell us how that these people have been so beautiful and inspiring. So here the poet has talked about the fountain of immortality, and he has told that this is like given to us by God. We must try to maintain goodness and faith in all the beautiful objects of nature, which will give you the true happiness. So let's move to the next one. चले अब चलते हैं जॉन कीट्स के बारे में. Though I have told you about it, that John Keats, he was born in London in the year 1795, and he died at the age of 25 due to tuberculosis. And उनकी poems आज तक एक masterpiece है. A Thing of Beauty is a masterpiece written by John Keats. Now let's come to the symbolism in this poem. Very important. ये जो beginning में मैं आपको दिखाऊंगी symbolism in this poem, ये exam में आते हैं, इनको आप लिख लें. This is very very important for all of you to note down the symbolism in the Thing of Beauty. Now here the poet is talking about the symbolism in a thing of beauty. He talks about the endless fountain of joy. Here he is talking about the eternal source of happiness. Joy दे रहा है आपको, fountain of joy, जो इसे पता लग ही रहा है ये कितनी खुशी दे रहा है. It is adding towards the beauty of life, and it is the purest form. It is inexhaustible. Inexhaustible का मतलब है which is never ending, which can never finish out, and it is ever flowing. It offers you solace to the human soul. Solace का मतलब क्या होता है? Peace, शांति दे रहा है. किसको? आपकी आत्मा को, human soul को. देन सिंबॉलिक मीनिंग आता है एग्जाम में, बॉवर ऑफ क्वाइटनेस. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों ही एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय एंड बॉवर ऑफ क्वाइटनेस, इनका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया. इट रेफर्स टू सेफ एंड पीसफुल प्लेस, एंड इट सिंबलाइजेस व्हाट? कंफर्ट एंड पीस दैट ब्यूटी ब्रिंग्स टू लाइफ, एक्टिंग एज ए रिफ्यूज फ्रॉम लाइफ चैलेंजेस. कि डेली के हमारे जो चैलेंजेस होते हैं उसमें हमें बॉवर ऑफ क्वाइटनेस मिलता है, जो हमें सेफ्टी देता है, पीस देता है, and it brings beauty to the life. Next आता है हमारे पास simple sheep. It represents innocence, purity and simplicity. Sheep is associated with calmness and harmony with nature. Please note down.
शीप का मतलब क्या है यहाँ पे, वो किसके साथ कनेक्टेड है, कामनेस एंड हार्मनी इन नेचर। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट। अब आते हैं माइटी डेड की तरफ। माइटी डेड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट symbolism here, and it refers to great individuals from history whose legacy continues to inspire people, and it also symbolizes the lasting impact of noble deeds as well as the heroic lives. इसका मतलब है कि पुरानी हिस्ट्री में से जो जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हुए हैं, जिन्होंने दे हैव लेफ्ट अ रिमार्केबल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ द यंग जनरेशंस, जिन्होंने आज की जनरेशन को बहुत इंस्पायर किया टू द नोबल डीड्स एंड हेरोइक लाइव्स, सो दे आर ऑल्सो रेफर्ड इन दिस पोएम एज माइटी डेड। Pall of gloom, it also comes in exam. इसका मतलब है sadness, despair, the challenges of life that you all face. And it also refers कि जब आप भी कभी pall of gloom के थ्रू आप फेस करें, एक ऐसा लाइफ में आपके टाइम आता है जब आप challenges फेस करते हैं, उस टाइम पे the power of beauty uplifts you. Next comes wreath of flowers. It is a symbolism of unity, continuity and connection. कैसे आप यूनाइट हो सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं नेचर के साथ में। और नेचर के साथ कनेक्टेड जब हम रहते हैं तो वो हमें शांति देती है। इट ऑफर्स सोलेस एज वेल एज इट ऑल्सो हील्स यू। इट हील्स यू मीन्स आपको जो भी परेशानी होती है लाइफ की, वो सिर्फ नेचर ही हील कर सकती है, उससे बेटर हीलर कोई नहीं है लाइफ में। चलिए अब चलते हैं हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ along with the literary devices. So please note down. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Meaning note करें, bower का आता है. It refers to a shady place under the tree. Literary devices जो यहाँ पे आ रहे हैं, that is A A B B C. The first two lines they sound as A, next to B, and the last one C. Then comes the poet here says about the beauty of nature that the beauty stays forever. It never fades away. Rather, it increases with the passage of time. नेचर की ब्यूटी टाइम के साथ साथ बहुत सुंदर होती जाती है। जैसे कि एक इंसान बूढ़ा होता है, उसके हेयर ग्रे होते हैं, बट नेचर ब्यूटिफाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक छोटा सा सैपलिंग कैसे ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। इट गिव्स यू शेड, शेल्टर, adds to the beauty. So nature never gets old. The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off with the passing time. Perception क्या है, poet क्या सोच रहा है इसके बारे में कि beauty टाइम के साथ नहीं बूढ़ी होती है. It doesn't get old, it never goes off. Rather, it beautifies more and more. For the poet, sorry, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. कहते हैं पोइट, कहते हैं ब्यूटी उसके लिए किसी इंसान की सुंदरता नहीं है, वो एक ऐसी सुंदरता है जिसको वो कंपेयर कर रहे हैं लाइक अ शेडी ट्री, जिसके शेड के नीचे बैठ के हर एक इंसान पीसफुल फील करता है और उसकी हेल्थ अच्छी होती है. लाइक विंटर्स में आपका मन करता है कि आप धूप में जाएं, आपका मन करता है आप नेचर के पास टहलें, ताकि वो आपको वो जो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है, नो वन एल्स डज. लेट्स सी हियर द फिगर ऑफ स्पीचेस. alliteration, use of consonant sound at the start of two words is called as alliteration. Here we see in the lines which are closed in the series, sleep sweet. So here sleep sweet, SS consonant sound has been repeated, so this is alliteration. Next comes metaphor. Metaphor is when we compare something without using as or like, that's called as a metaphor. Like bower quiet, calmness of the bower is compared to the calming effect of a beautiful thing. Let's come. Therefore, on every morrow, are we ready? A flowery band to bind us to the earth, spite of despondentness, of the inhuman dirt, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for a searching eye, yes. In spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Here, let's do the meaning first. Morrow का मतलब है tomorrow, means the next day, the following day.
Writhing ये word आता है, it means surround or encircle someone. Despondence means depressed and glooming means sad. यहाँ पे पोइट क्या बात कर रहे हैं? द पोइट इज सेइंग दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव. ब्यूटी नेचर की ऐसी है जो हमारे अंदर जान पैदा करती है जीने की. रोज सुबह हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, बिकॉज दैट इज filling their day with energy, with positivity. It is the beauty which builds the desire in us to live, though there are sad moments and cruel people around us. ये वो वक्त होता है जब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या ब्यूटी के पास जाते हैं, बिकॉज वो अपने सैड मोमेंट्स या जो लोग क्रूअल लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, वो उनको उनमें से निकालती है और उनको डिजायर देती है, लाइक यस यू हैव टू लिव फॉर टुमारो, तुमने जिंदा रहना है, डोंट थिंक नेगेटिव. Here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people. Poet कहता है कि अगर अर्थ में नेचर की ब्यूटी नहीं होगी तो क्या होगी, सिर्फ क्रूअलिटी ही होगी, सिर्फ लोग सैड ही होंगे, ग्लूमी मोमेंट्स ही होंगे, there will be no happiness at all. And it is the beauty which is created by God which helps us to remove the sadness from our hearts. ये सिर्फ भगवान की बनाई हुई कुदरत है, सुंदरता है, जिससे कि हमारे अंदर की जो सैडनेस है हम उसको खत्म कर सकते हैं. वी कैन cheer ourselves out. Okay, so this is what is given in this extract. Now let's do the figure of speeches here. First comes anaphora. Anaphora का मतलब क्या होता है, जब two consecutive lines आती है, like of noble natures of all the unhealthy. So you can see over here. So this is the two consecutive same words have come in the two consecutive lines over here, of noble natures and of all the unhealthy. And here next comes alliteration, use of consonant sound. Here we can say bind in a noble nature, as in some shape. Metaphor has come in wedding a flowery band. Imagery has come in creating a sensory effect of beautiful things, a flowery band to bind us. Imagery मैं दोबारा से बता देती हूँ. जब हम दो तरह की इमेजरी आती है एग्जाम में, एक होती है विजुअल इमेजरी और एक होती है ऑडिटरी इमेजरी. जब आप कोई चीज को पढ़ रहे हैं, आपकी आंखों के सामने कोई चीज आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ विजुअल इमेजरी. And when you hear some sound, that becomes as the that becomes the auditory imagery, and here a flowery band is the visual imagery. Next comes inversion. जब एक normal order of words को reverse किया जाता है, are we wedding a flowery band? So here some normal, it's not we are wedding a flowery band. तो ये एक reversal है, are से एक sentence शुरू कर रहे हैं, so this becomes the inversion. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves a coolie covert make, gains the hot sun and mid forest break. Let's do the meanings here. Boon means blessing, rills a small stream, and break refers to a process of slowdown. A poet इनमें क्या बता रहा है? The poet is describing that God has bestowed us with the beautiful things that are present on earth, which are sun, moon, trees, flowers, and especially he has given the reference of the daffodils flowers. The poet is saying that God has given them in the form of blessings to the creatures of the earth. भगवान ने ये सब चीजें हमें एक blessing की तरह दी हैं. And then he further describes that these all shades, flowers, beauty, and the rivers which give us coolness during the hot summers, these all beauties of the nature, they act like a boon for us. ये हम सब के लिए एक वरदान है. ठीक है, boon and bane, you must know the meaning. ये कभी आपको आर्टिकल में भी आ जाए. boon means वरदान, blessing, and bane means श्राप, a curse. So let's do the literary devices in this extract. Alliteration in the lines: sprouting, shady, simple, sheep. SS sound has been repeated. Imagery, again we can see the visual imagery in the daffodils, trees giving shade. Then comes antithesis, that is the opposite words which come here, which are placed together, they are old and young. We see H in have heard,
Then we see metaphor in immortal drinks. Beautiful objects of nature are forever like a never-ending portion of a drink. Here, immortal drinks is a comparison without using as or like. Then the rhyme scheme is over here. Forever, never, keep, sleep, dead, read, etc. So here the rhyme scheme is A, B and C. AA, BB, CC. Imagery is used in the lines bushes full of masked roses, books describing valor of fighters, and God providing us with best things. These are all the imageries they can come in exam. Please note down. Now let's come to the beauty that is mentioned in the poem. List of things that are mentioned in the poem. You can note down the sun, moon, cherry trees, beautiful daffodil flowers, stream of water, dense green bushes of forest ferns with where fragrant masked roses grow, tales of heroic men who sacrifice their lives. These are all the list of beautiful beauty, things that are mentioned in the poem. These can also come in competency-based questions. Next comes a list of things that cause suffering and pain. They are desire to offend others, hopelessness, lack of noble men, bad health, unhappiness, gloom and darkness. ये 2 marks का 3 marks का question आ सकते हैं which they can ask you about the thing of beauty and the things that give you pain. So you must have the names of these words. अब हम चलते हैं कुछ questions को देखते हैं extract wise. The extract is, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from heaven's brink. So what is the name of the poem? We all have done. You all know John Keats. What is the thing of beauty mentioned in these lines? It refers to the group of stories celebrating the glory of powerful ancestors or heroic people, which we have read or heard. What image does a poet use in these lines? The poet uses the image of an endless fountain which is coming down from the heaven. According to him, nature and other beautiful things around us, they are the gift from God which give us infinite happiness and joy. What is the effect of immortal drink? The immortal drink क्या देता है आपको? Immense joy, joy that is everlasting, जो कभी खत्म नहीं होती है, that will never come to an end. Next extract देखते हैं इसी में से. Who are mighty dead? Our ancestors, ये question को कर लें, इसकी language को देखें. Who were great in their own ways, and the dead emperors who have referred to as the mighty dead. ये mighty dead पे बहुत बार question आया है, so please note कर लें. We come to know about them by reading or hearing about their valorous tales. Valorous का मतलब क्या होता है? Bravery की जो कहानियाँ होती हैं, tales refers to कहानियाँ, stories. Valor होता है bravery. which speak of their innumerable sacrifices, जो उनकी बहुत ज़्यादा उन्होंने जो innumerable means countless sacrifices जो उन्होंने आज की generation के लिए उनके बारे में है. They are the source of motivation for all who go through them. ये उन सब के लिए एक source of motivation है जो कि इन चीज़ों को face कर रहे हैं. Next question काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है. What images does the poet use to convey the beauty is everlasting? So here the poet uses endless fountain of joy. This image is used by the poet, and thing of beauty is a source of motivation, a so precious gift given to us by God, which gives us infinite pleasure and delight. Write the words, sorry, what is the effect of immortal drink? The immortal drink is the endless fountain. It gives us immense joy and pleasure. Immense joy and pleasure keyword है, इसको learn कर लें. Next आ रहा है बच्चे, write the words from the extract which means stories and magnificence. So they are tales and grandeur. इस तरह के questions भी competency based आ सकते हैं. So please इसको एक बारी अच्छे से revise कर लें. Next extract आ रहा है, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. पोइम का नाम पता है, डिस्पोंडेंट का मीनिंग करते हैं. डिस्पोंडेंट का मीनिंग क्या बच्चे होता है? ह्यूमन लाइफ इट इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रबुलेशन. ये वर्ड को लिख लें, ये आप अपने आर्टिकल में लिख सकते हैं बिगिनिंग में. ट्रायल्स एंड ट्रबुलेशन मीन्स हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी challenges के थ्रू फेस करना पड़ता है. We add to our troubles and make our lives more difficult by following evil ways. और अपने लाइफ को और मुश्किल बना देते हैं जब हम गलत रास्ते पकड़ लेते हैं. What removes the pall from our dark spirits? The various objects of nature around us. They remove all this pall from our dark spirits. Beautiful things that give us power, that give us happiness, positivity.
Explain the inhuman dearth of noble nature. Here, the poet refers to, that the world lacks in men of noble nature or qualities. There are few people जो noble character के हैं. Most of these people they are self-centered and they pursue evil ways. बहुत सारे लोग गलत रास्ते पकड़ते हैं. Next अच्छा बच्चे, what are we doing every day? So here the memory of beautiful things remain in our mind and strengthens our bond with the earth. Every day these bond get strengthened by the flowery bond that we prepare. रोज हम लोग अपनी लाइफ में परेशान होते हैं कोई ना कोई चीज़ को लेके, तो लेकिन रोज हमारे बॉन्ड स्ट्रांग भी होते हैं अगर हम नेचर के पास जाते हैं, तो दैट वी वेयर बाय द फ्लावरी बैंड्स दैट वी प्रिपेयर. Which evil things do we possess and suffer from? So humans suffer from hopelessness and sadness. Problem तो यही है, जब हमारी होप खत्म हो जाती है, हम सैड होते हैं, और हमारा पुअर स्टाइल ऑफ लिविंग मेक्स अस ग्रिम. ग्रिम मतलब सीरियस. What are the circumstances that contribute towards making human unhappy and disillusioned with life? Hopelessness, sadness, and lack of noble ways are a part of human life. We harm ourselves. हम अपने आप को परेशान करते हैं by following unhealthy and wicked path. गलत रास्ते पकड़ते हैं. These circumstances contribute toward making human unhappy and disillusioned with life. यही चीजें हमें disillusion बनाती हैं, हम आशा खो देते हैं, unhappy होते हैं लाइफ में. What removes the pall from our dark spirits? Anything beautiful in our surroundings or even the beautiful experience remove the pall from our spirits. So some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. So how does the beauty help us when we are burdened with grief with shape of beauty? So when we see the beautiful object of nature, we get a ray of hope. We forget our sorrow and suffering for at least for some time at least. Now explain this line, which is called as some shape of beauty moves away the pall of from our dark spirits. So here this line means beauty is an abstract idea. It has got no abstract shape. So here the poet wants to say that beautiful objects of nature they please us. Now explain identify the figure of speech. Figure of speech is metaphor here. In the lines, our souls are steeped in sadness and disappointment. So here no comparison, comparison has been done without using as or like. Why are spirits referred to as dark? Due to our extreme sadness, they are referred to as dark. And this darkness comes from our own evil actions. And then we feel hopelessness in our life. So this is the answer. Therefore, on every borrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dirt, of noble natures and of gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. ये एक्सट्रैक्ट बहुत बार एग्जाम में आया है और यहाँ पे ये बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखाते हैं. जस्ट सी द वे इट्स बीन रिटन. What are the flowery bands that bind us to the earth? Here beautiful and pleasant things have been referred to as flowery bands. ये क्वेश्चन बहुत बारी आया, तो प्लीज नोट डाउन करें. फ्लावरी बैंड्स का मतलब वो चीजें हैं जो हमें खुशी देती हैं, एंड इट इज ओनली दोज थिंग्स विच हैव ब्यूटी ऑफ सम और द अदर काइंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ. ये वो चीजें हैं जो हमें अर्थ के साथ जोड़ के रखती हैं. दे कीप अस मूविंग टू द अर्थ. व्हाट मैसेज टू द अबव लाइंस कन्वे? मैसेज ध्यान से लिख लें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The message that these lines convey is that world is full of sorrow, sadness and depression. People have become selfish and there is scarcity of noble people. Despite this, life is possible because there are some beautiful things around which help us to look towards the positive side of life. It is the beauty of these things which bring a smile on our face and give us happiness in our lives. मैसेज ये है कि जिंदगी में लोगों को बहुत सारी दुख हैं, तकलीफें हैं, डिप्रेशन है, क्योंकि देयर इज अ स्कार्सिटी मींस लैक ऑफ नोबल पीपल, गुड पीपल अराउंड अस. डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ मत लगाना, ये ध्यान रखना. लाइफ इसलिए पॉसिबल है, हम क्यों जिंदा हैं? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द क्या है? ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स है नेचर के, which makes us positive towards life. And it is these beautiful objects which bring a smile on our face. Next, what do you understand by unhealthy and over darkened ways? Today there are very few people who can rise above, C part रह गया. Why is there an inhuman dearth of noble nature? Dearth क्यों है? Means कमी क्यों है हमारी लाइफ में नोबल नेचर की?
Today, there are few people who can rise above petty differences and be generous towards others. These days, people are mostly selfish and do not think about others. आजकल लोग बहुत कम लोग हैं जो काइंड होते हैं, जेनरस होते हैं, डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे को माफ कर देते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं. दे आर मोस्टली सेल्फिश एंड दे डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स. Next, what do you understand by unhealthy and over-darkened ways? This point also comes. It refers to trials and turbulations. जो मैंने आपको बोला learn कर ले, ये आपकी बहुत काम आएगा. Challenges को बोलते trials and turbulations. And the people have become dishonest and unfair means used by them, which are add up to the problems in their life, and they're unable to achieve their goals. So this is how I have come to the end of this poem. I hope you all have understood. अगर आपको समझ आ गई है तो do like, share and comment, and please share it with your friends to the maximum, because exams are coming and this is the most important poem which is highly expected in exam. इसमें से आएंगे ही आएंगे, 100% श्योरिटी है इसमें से क्वेश्चन आएंगे, आप नोट कर लें. अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो होगा आपके लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर, जो आपकी पोएम्स के ऊपर होंगे पहले, एंड देन विल बी ऑन द चैप्टर्स. वो वीडियोस को भी आप देखें. फुल बुक को मैं कवर कर रही हूँ, आपके फुल सिलेबस को कवर करूंगी उसमें. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. Charumogga Inspires. Thank you all of you.